अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान एंड इट्स अ ब्रांड न्यू वीक। अच्छा, ब्रांड न्यू वीक में हमें ब्रांड न्यू खबर भी है। ब्रांड न्यू वीक के साथ हमने आपको बताया कि ओवर द वीकेंड जो हमारे मैचेस हुए हैं हमने बड़ा अच्छा उसमें परफॉर्म किया, और कभी कभी मुझे लग रहा था कि हम हैं तो जज्बाती, ये बात तो तय है, हम इतने जज्बाती हो जाते हैं और बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि अपनी टीम से कभी मायूस हो जाते हैं। लेकिन भाई let them be, they are doing well, और let's see कि इंशाल्लाह they are doing well। मगर इससे पहले आपको पता है ना, जो हमारी होम सीरीज थी इंग्लैंड वाली, उसमें हमने खासी तनकीद का होने, मुझे लगता है कोई खासी ही तनकीद। बात ये है कि जो गुजर गया वो गुजर गया। आपको पता है कि आपको पता है ना कि हम भी न्यूजीलैंड में मौजूद हैं, न्यूजीलैंड ने भी यही सोचा, मेरा ख्याल है इतने ज्यादा क्योंकि हमें मैचेस मिल रहे हैं उनकी तरफ से भी। सो लेट्स अप्रिशिएट द न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड एज वेल कि उन्होंने कहा कि भाई अब तो हमने पाकिस्तानी फैंस को खुश करके ही जाना है इंशाल्लाह इस दफा। अच्छा जी, तो साथ साथ आपको ये बता दें कि आपको पता है कि पाकिस्तानी टीम जो है इस वक्त न्यूजीलैंड में है। ट्राई नेशन सीरीज चल रही है पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में, और न्यूजीलैंड के खिलाफ कल पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच खेलेगी। और आज कौमी टीम ने क्राइस्ट चर्च में प्रैक्टिस की। जी, वो तस्वीरें हम आपके तस्वीरें भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और बड़े अच्छे माहौल में इनकी प्रैक्टिस जो है वो चली। और कौमी स्क्वाड ने लिंकन यूनिवर्सिटी का इंडोर हॉल है बाय द वे, उसमें दूसरा ट्रेनिंग सेशन किया और कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों ने नेट सेशन में हिस्सा लिया। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग करते हुए नजर आए। सुबह बाय द वे उनका वायरल एक टिकटॉक भी हुआ था जिसमें बड़ा ज़बरदस्त वो गाना परफॉर्म कर रहे थे, वो भी नजर आया। इज़ अ यंग गाय एंड माशाल्लाह लव्ड बाय सो मेनी। ट्रेनिंग सेशन 4 घंटे तक जारी रहा और कल कौमी टीम ने प्रैक्टिस तो हो ही रही होती है। ये जरा लेटेस्ट तस्वीरें देखिए, ये कल बाबर आजम और शादाब निकल गए, और आपको पता है ना, मतलब नया शहर हो तो उसको भी तो डिस्कवर करना होता है ना। और फिर आपने इतने कपड़े भी खरीदे में हो तो उनको पहनने का भी तो मौका मिलना चाहिए और होना चाहिए। क्यों आप नहीं नए कपड़े मुझे कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल, तो ये तो बड़ा मौका होता है। देखिए, ये सोशल मीडिया को भी अपडेट करना होता है, फैंस को भी खुश करना है, तो ये आपको बड़ा चलाना पड़ता है अपना सोशल मीडिया। अच्छी चल रही हो आपकी तो फिर आपका हक भी बनता, मजा आता है। एंड नॉट बैड, बॉयज लुकिंग रियली नाइस, वेरी नाइस ड्रेसिंग, नाइस लोकेशंस, सनग्लासेस एंड द स्कार्फ दैट ही इज, यू नो, और अच्छे चिल्ड आउट लग रहे हैं। मेरा ख्याल है स्टेट ऑफ माइंड जो है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो दे लुक लाइक they're good, everything is under control, you know, chappals as well। हाँ, वो भी अच्छी नई टाइप्स दर्ज की लग रही हैं, not bad। अच्छा जी, सो ये तो हो गया सीन ऑन। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट। आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। टूर पे बात हो जाए, हाँ, टूर पे बात करेंगे, स्टाइल पे हम बाद में बात करेंगे, उनसे आप जरा आपकी माहिराना राय लेंगे। लेकिन आकिब भाई, अब आपको पता ही है पाकिस्तान न्यूजीलैंड में बैटिंग की परेशानी के साथ उतरा था, लेकिन पहले 2 मैचेस में एक तसल्ली तो हुई है कि बाबर और रिजवान की फॉर्म जो है वो कायम है, और दूसरा ये कि मिडिल ऑर्डर के लिए शादाब की सूरत में माशाल्लाह वी शुड अप्रिशिएट हिम, एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है। आप समझते हैं कि हम हर गुजरते दिन के साथ प्रॉबेबली बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये तो अच्छी बात है। सो फार सो गुड। पाकिस्तान दोनों मैचेस जीत गया, और बाबर और रिजवान इन्हीं की बैटिंग चल रही है इनके ऊपर ही। और ये जो शादाब वाला मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, ये कभी एक आधे मैच में तो चल जाएगा, बट यू नीड प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटिंग। अभी ये अगर जो टेक्निकली सोचें तो इट्स अ स्टार्ट ऑफ द सीज़न। पिचेस अभी नरम हैं, लश ग्रीन आउटफील्ड्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ज़्यादा बाउंस होगा, तो यू नीड प्रॉपर बैटिंग। और ये 150 वाले मैचेस जो है ना, उधर बहुत कम होंगे। राइट। अच्छा, चलिए ये भी बताएं कि बॉलिंग की तरफ अगर हम देखें तो शाहीन और नसीम की एब्सेंस में भी हारिस रऊफ ने ये डिपार्टमेंट जो है वो अच्छी तरह संभाला हुआ है, और ऑफ कोर्स तारीफ भी बनती है। तो शाहीन के मुकम्मल फिटनेस तक आपको लग रहा है कि हारिस ने सब कुछ कंट्रोल में रख लेंगे, और मतलब यू हैव कॉन्फिडेंस कि थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल? देखिए, हारिस ने बहुत इम्प्रूव किया है, और उसके साथ साथ मोहम्मद वसीम ने भी इन मैचेस में अच्छा किया है। बट आई थिंक जो पाकिस्तान की आइडियल बॉलिंग है वो जो, और पूरी दुनिया की जितनी फास्ट बॉलिंग अगर आप देखें तो अगर ये 3 अवेलेबल होते हैं, शाहीन, हारिस एंड नसीम, तो ये आई थिंक द बेस्ट फास्ट बॉलिंग इन दिस टूर्नामेंट।
अच्छा चलिए लेट्स सी क्या होता है इस सिलसिले में। तो लेकिन अब ये बताइएगा आकिब भाई कि कल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में मार्क वुड ने आपको पता ही है 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को ऐसे दबाव में लेकर आए कि 150 कम कर दिया आपने। वो मतलब क्या तीर मारा है 150। सो मैच जो हाथ में आया तो गवा बैठे। अब स्पीड का इतना असर होता है? आप अपनी, हमें पता है वैसे होता है, लेकिन आपकी राय भी जानना चाहते हैं। तो इसी से जुड़ी बात यह है कि हसनैन हारिस भी अगर इसी रफ्तार या इससे ज़्यादा भी आई एम श्योर तेज़ बॉलिंग कराने की सलाहियत रखते हैं तो आजकल करवा क्यों नहीं पा रहे वो लोग? क्या फिटनेस का कोई इशू है या कोई और इशू है? देखिए जो पिचेज़ हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो न्यूजीलैंड में इस वक्त की जो पिचेज़ हैं, जब स्टार्ट होता है सीज़न, सर्दी भी है उधर, और वो क्योंकि जो हार्ड पिच तो सिर्फ सूरज की गर्मी से ही होती है तो वो अभी कम है। बट आई थिंक कि हसनैन और जो हारिस है दे आर एज फास्ट एज एनी वन। वुड जितनी उनकी भी पेस है और हारिस की तो वुड से भी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। आई थिंक फास्ट बॉलिंग इज़ सेफ। अब ये दुआ करें शाहीन फिट हो जाए। नसीम तो बीमार है, फिट नहीं है, फिटनेस के मसाइल नहीं है। सो आई थिंक कि पाकिस्तान को बॉलिंग की तो कोई फिक्र नहीं है, वही बैटिंग की प्रॉब्लम है। उसको अगर हल करना चाहें, एड्रेस करना चाहें तो जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हल करना चाहिए। होपफुली कि वो प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे आने वाले वर्ल्ड कप से पहले। बहुत शुक्रिया आपका आकिब चांद। थैंक यू। अच्छा जो प्रॉब्लम्स हल कर रही हैं ना वो हमारी लड़कियां कर रही हैं, तो उनका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको पता है कि क्रिकेट में एक मुकाबला जो है सख्त किस्म का ख़वातीन लड़कियां क्रिकेटर्स के बीच में भी हो रहा है। और विमेंस एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तानी लड़कियां कामयाबियों के झंडे गाड़ी हैं लिटरली। पाकिस्तान ने बाय द वे ये बता दें कल जिस तरह हम पहले मेंशन कर रहे थे UAE को 71 रन से बासानी तरीके से हरा दिया, खत्म कर दिया। और उससे पहले इंडिया वाला तो आपको याद ही है, और सेमीफाइनल तक हमारी रसाई हो गई है यकीनी। अच्छा वी आर बाय द वे पॉइंट्स टेबल पे देखिए वी आर ऑन द सेकंड नंबर। हमसे ऊपर इंडिया है वैसे, लेकिन वी आर ऑन द सेकंड नंबर। पॉइंट्स वैसे हमारे ऑलमोस्ट किसी एक वजह से हम सेकंड पे हैं, लेकिन इंडिया जो है रन रेट की बुनियाद पर हमसे ऊपर है। हम लड़कियों का जिक्र ना करें ये अच्छी बात नहीं तो होगी। आलिया रियाज जी डेफिनेटली उनका जिक्र बनता है। नाकाबिले शिकस्त 50 मुनीबा अली का भी जिक्र होना है। और निदा डार की तो क्या ही बात है कि उनकी तो बॉलिंग के इस वक्त लिटरली बातें हो रही हैं। और उस वक्त आपने लाला को सुना था तो लाला ऑल्सो हैड सम वेरी गुड वर्ड्स अबाउट निदा डार। और अच्छा जी 5 मैचेस में 8 पॉइंट्स हो गए हैं और आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ कल होगा। लेट्स सी इंशाल्लाह उसमें भी पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल करेगी। सो ज़बरदस्त गर्ल्स, यू डूइंग वंडर्स और इसी तरह आप खेलती रहें, कामयाबियां हासिल करती रहें। देखिए इस तरह की इंकरेजमेंट की ना जब हमारे खिलाड़ी मैदान में उतरे हों या कोई टूर्नामेंट या कोई सीरीज़ चल रही हो बड़ी ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है। और जब एक हफ्ते का आगाज़ हो रहा हो ना, जैसे कि आज मंडे शुरू किया, तो हमें अच्छी अच्छी बातों से आगाज़ करना चाहिए। कोशिश हमारी हमेशा होती है। और जब क्रिकेट हमें मौका दे देता है कि जी क्रिकेट पर बात कर लो और हर एवेन्यू में हम अच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम अपना पूरा चंक एक निकाल देते हैं क्रिकेट के साथ। और अदरवाइज आपको पता है जब हम सियासी बातें शुरू करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है। जो हम करेंगे अभी तो लिहाजा एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं आप और हम। हमने कहा सुबह हम जरा जबरदस्त आगाज करें आप सबके साथ। तो ब्रेक है जी हम सारों के लिए और उसके बाद सियासत पे बात होगी। वेलकम बैक एंड एज प्रॉमिस्ड बहुत क्रिकेट की बात होगी। अब हम जरा सियासी मामलों में बात कर लें और आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं आई, लेकिन इससे पहले ही सियासी माहौल जो है वो गर्म होना शुरू हो गया। और हस्ब तवक्को इमरान खान पंजाब हुकूमत के तमाम इख्तियार, तमाम वसाइल वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ झोंक रहे हैं। और इस्लामाबाद को तो शायद इससे कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन पंजाब में सियासी मसाइल के अंबार जो है ना वो ऑलरेडी लगे हुए थे और अब उनमें इजाफा भी हो गया है। इमरान खान ने गुज़िश्ता माह बताया था कि वो एक ऐसा मार्च करने वाले हैं जो हुकूमत गिराने की आखिरी वारदात होगी, ये उन्होंने खुद कहा था। वैसे मुझे लगता है कि जितनी तवज्जो पंजाब के मसाइल पर दे रहे हैं, मसाइल पर पंजाब में आपको पता है बहुत बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा आबादी है, ये उनके लिए भी आखिरी मौका साबित ना हो इन हरकतों के बाद पंजाब में किसी भी तरह सरवाइव करने का। यू नेवर नो, बट एनीवे जो इस वक्त हो रहा है उसका हाल तो हम आपको बताएं। और हर जलसे, हर इंटरव्यू में ये भी आपको याद दिला दें कि खान साहब तासुर देते रहे हैं कि बस तारीख आई के आई, लेकिन अब तक इससे टाला जा रहा है। और फिर कुछ 10 दिन पहले पार्टी रहनुमाओं ने दावे किए इसी हफ्ते के आखिर पर लॉन्ग मार्च की तारीख आ जाएगी। मतलब हर कोई आपको पता ना अपने 2 सेंट्स तो कह ही रहा होता है।
गुजर चुके हैं। और ये कहते कहते काफी हफ्ते शायद गुजर गए हैं मगर कोई ऐलान नहीं हुआ। अब एक और प्लान बनाया उन्होंने, ये जरा सुने। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा अपने मुल्क की आजादी के लिए। बड़े हमें डराते हैं जी, जेलों में डाल देंगे, हर दूसरे दिन जी फलाने को जेल में डाल देंगे या इमरान खान को जेलों में डालने। हमें जेलों में डालने से ना डराओ। अभी तो मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूं। तुम्हारे पास जेलों में तो 70,000 लोग आते हैं, यहाँ लाखों लोग तैयार हैं जेलों में डालने के लिए। अच्छा जी, तो क्या वो ऐलान मार्च होगा या सिर्फ जेलें भरेंगे अभी? अब बस सुन लिया करो ना, आगे जो होगा वो अच्छा चलें, वो तो होगा, जब होगा देखेंगे। मगर इस्लामाबाद हुकूमत जो है वो तैयारी कर रही है, कंटेनर शंटेनर लगा रहे हैं। बीच में आपको पता ही है पंजाब हुकूमत सहूलतकार बनी हुई है। ऐसा लगता है कि पंजाब के अवाम के तमाम मसाइल हल हो चुके हैं। जो परवेज़ इलाही साहब ने अपनी तमाम तवज्जो इसी काम पर लगा दी है। और कल फ्रॉड धोखाधड़ी के मुकदमे में राना सनाउल्लाह के वारंट भी जारी किए। एंटी करप्शन की टीमें वफाकी वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद में घूमती फिरती भी नजर आईं। फवाद चौधरी कहते हैं कि राना साहब को गिरफ्तार तो करके छोड़ेंगे। अच्छा जी, ये भी बताएं कि इससे पहले वफाकी वजारत दाखिला की तलब करने के बावजूद पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी के लिए पुलिस नफरी देने से भी इनकार कर चुकी है और CCPO लाहौर को भी ऑर्डर्स के बावजूद चार्ज छोड़ने से रोक रखा है। अंदाजा करें आप। हाई स्कूल कपल्स लगती हैं ना कभी कभी आपको, ये सुन के ऐसा लगता है कि A लेवल्स मैट्रिक के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। दो डिफरेंट सेक्शन A और सेक्शन C की लड़ाई चल रही है। लेकिन अभी वो लड़ाई खत्म नहीं हुई ना, बहुत कुछ बीच में और भी हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का तनाज़ा भी अभी तक हल नहीं हुआ, तो और भी चीज़ें बड़ी, और ये वो इशूज़ हैं जिनसे पंजाब और वफाकी हुकूमत के दरमियान तनाव इख्तलाफात जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, जिस पर आगे चल कर बात हम ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी बता देते हैं कि हुकूमत का जो मूड है वो क्या, और हुकूमत अपने बयानात के साथ इक़दामात से भी इशारे दे रहे हैं कि इससे कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा और जल्द इलेक्शन होते नज़र भी नहीं आ रहे। और कई माह से रुकी तकर्रियाँ जो हैं, अपॉइंटमेंट जो हैं वो भी हो रही हैं, जैसा कि नए गवर्नर सिंध का ऐलान हो गया है। वो अलग बात है कि इस पर काफ़ी बातें हो रही हैं और ऐसा तासुर मिल रहा है जैसे कि MQM ने अपने ही नाम पर समझौता किया। पहले 5 नाम हमने गवर्नर के लिए दिए, मेरी समझ में नहीं आया कि प्रेसिडेंट हाउस से उन नामों पे क्या ऑब्जेक्शन लगा। शायद ये मरहला तय हो जाता तो ज्यादा आसान होता कि हमारे उन 5 नामों में नसीम जलील बाजी थे, आमिर भाई थे, वसीम अख्तर भाई थे और दीगर नाम थे, उनमें ऐसा क्या एतराज था। लेकिन बहरहाल वो नहीं हुआ, तो उसके बाद 2 नाम और भेजे गए, अब्दुल वसीम भाई और कामरान भाई। तो अब्दुल वसीम भाई भी हो सकते थे, कामरान भाई भी हो सकते थे, लेकिन जाहिर है ये प्रोरोगेटिव प्रेसिडेंट साहब का और विफाकी इस्टेब्लिशमेंट और विफाकी हुकूमत की क्लियरेंस का मामला था। कामरान भाई का नाम आ गया। इस वक्त भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ ओहदों पर जितने लोग बराजमान हैं उनका मेरिट का तकर्रुर आप कर लें तो मुझे बता दें, फिर मैं इनको जस्टिफाई करता हूँ। अच्छा जी, मगर बाय द वे MQM के काफ़ी जो बिखरे हुए सेक्शंस हैं सभी कामरान टसोरी की तकर्रुरी पर खुश नज़र आए, चाहे वो फारूक सत्तार साहब हों या फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब हों। और MQM पाकिस्तान तो आपको पता है उनकी अपनी नॉमिनेशन है, सो वो भी एक समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। एवरीबडी इज़ सो हैप्पी अबाउट इट एक्सेप्ट फॉर द प्रॉब्ली अ फ्यू सपोर्टर्स ऑफ MQM। फिर काफ़ी अर्से बाद कल मियां नवाज शरीफ एक तवील गुफ्तगू करते हुए नज़र आए जिसमें वो खुद पे गुजरे मसाइब की बात कर रहे थे और इंसाफ ना मिलने की शिकायत भी करते रहे। निकाला मुझे इसलिए कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। अब मुझे बताएं ये कोई यार वज़ीर आज़म को निकालने वाली कोई ये वजह है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, ज़्यादा जाओ और सारी ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई, मुस्लिम लीग की सदारत से मुझे हटा दिया। ये तो इंतकाम है, इंतकाम, ये इंतकाम है मेरे भाई। ये कोई अदालती फैसला नहीं है। और मुझे समझ नहीं आई कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्ठा बैठा दिया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू था बड़ा कैंडिड किस्म का था और बड़ी दिल की इन्होंने बातें की, इमोशनल भी हो गया एट टाइम्स, लेकिन फिर भी कोई डेट उन्होंने दी नहीं कि वो पाकिस्तान वापस कब आएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ जिसका इंतज़ार था कि बताएं, लेकिन वो हुआ नहीं। एक्सेप्ट इनके बाकी जो मेंबर्स ऑफ द टीम हैं उनका कहना है कि बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं, कोई फिर भी डेट नहीं दी। सारी सूरत हाल जो अभी हमने आपके सामने कहानी बयान की है ना, उस पर बात करेंगे, तज्जिया लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।
अभी हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले हमने आपको एक तफसील बताई थी कि पाकिस्तान में ओवर द वीकेंड सियासी मंजरनामे पर क्या होता रहा है। इस पे तज्जिया लेते हैं सीनियर तज्जियाकार अतहर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काज़मी साहब शुक्रिया। अतहर साहब, अब इमरान खान के मुमकिन लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान आपको पता ही है सियासी कशीदगी हर गुजरते दिन क्या घंटे के साथ ऐसा लगता है बढ़ रही है टाइम्स, लेकिन मार्च की तारीख नहीं आ रही सर। मतलब बस यही आ रहा है कि मार्च होगा, तारीख आएगी, लेकिन आ नहीं रही है। मार्च के हवाले से हर बात हो रही है, बट के है कब? तो सर ये ताखीर हो रही है आप समझते हैं, और अगर ताखीर हो रही है तो क्या इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, अब ऑब्वियसली खान साहब क्या समझते हैं इसका तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो इसको डिले कर रहे हैं, यकीनन वो कोई इससे अपना सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं। इसके पीछे कोई ना कोई यकीनन उनका सियासी मकसद होगा। इसलिए कि अगर एक तरफ आप देखें, हुकूमत ने तो पूरे इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दिया है, कंटेनर सिटी बना दिया है, जिस तरफ भी आप जाएं कंटेनर ही कंटेनर हैं। और जो इदारों की रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक भी खान साहब जो है किसी वक्त भी इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब ने जलसों का ऐलान कर दिया कि जनाब अगले आने वाले दिनों में वो कुछ जलसों से भी खिताब करेंगे। अगर लॉन्ग मार्च आ रहा होता अगले चंद दिनों के दौरान तो फिर उन्होंने जलसों से खिताब तो नहीं करता था। अब क्या अगेन वो हुकूमत को धोखा देने के लिए उन्होंने जलसों की बात की है और वो किसी टाइम भी आ जाएंगे? तो लगता तो ऐसे ही है कि खान साहब इस वक्त बुनियादी तौर पे हुकूमत को, जिसे आप कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में हुकूमत को खान साहब फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अतहर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद हमने बहुत सी बातें इसलिए भी करनी है, ऑडियो लीक्स के हवाले से भी बात करनी है। आप भी हमारे साथ ही रहिए और सलीम साफी साहब हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। रईस अंसारी साहब भी हमारे साथ होंगे। जरा पंजाब हुकूमत किस तरह मुआवनत फराहम कर रही है उसका भी तो जायजा लेना, और इस्लामाबाद की सूरत हाल से भी जानेंगे। अयाज अकबर वुड बी जॉइनिंग अस टू फ्रॉम इस्लामाबाद, सो अ लॉट मोर to discuss, but after this very short break. वेलकम बैक जी। अतहर काज़मी साहब तो हमारे साथ हैं ही मौजूद। सलीम साफी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सो उनसे भी बात करते हैं। साफी साहब शुक्रिया। हम ज़रा ओवरऑल सियासी सूरत हाल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बता देते हैं, आपको पता ही है हमने आपको याद कराया था कि नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद कैंडिडेट इस तरह डिस्कशन करते हुए नज़र आए। मंजर आम पर आकर उन्होंने अपने दिल के फपोले फोड़े जिसे कहते हैं ना। आपको लगता है कि मियाँ साहब की वापसी की ग्राउंड जो है वो तैयार हो रही है? मैं ये नहीं कह सकता कि मियां साहब की बातों का ये मतलब है कि या उनका आने का इरादा नहीं है या उनका इलेक्शन ना लड़ने का इरादा है। इलेक्शन ना लड़ने का इम्कान तो हो सकता है कि खुद वो लड़े या ना लड़े, लेकिन मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब मुस्तकबिल करीब में आएंगे, लेकिन उससे पहले वो अदालती सतह पे अपने मामलात सेटल करना चाहते हैं। अच्छा, आई गेस उससे पहले तो सलीम साफी साहब बहुत कुछ होना है, जैसे कि इमरान खान साहब के मुमकिना इस्लामाबाद मार्च ने आपको पता ही है कि बड़ी गर्मा गर्मी कर रखी है। इस्लामाबाद भी एक्टिव है और पंजाब भी, लेकिन मार्च की तारीख अभी तक उन्होंने नहीं बताई। तो ये एक थोड़ा सा एक सस्पेंस जो है वो भी क्रिएट हुआ है। तो इस तारीख के ऐलान में जो ताख़ीर हो रही है, इसका इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है या फिर फ़ायदा तो यही हो रहा होगा कि वो डरा के रखे सारों को, या फिर हुकूमत को कोई फ़ायदा हो रहा है कि जितना डिले हो सकता है उतना ही डिले हो? देखिए, इमरान खान साहब हर वक्त नफसियाती प्रेशर रखते हैं और आपने देखा होगा कि वो एक मामले को पीक तक ले जाते हैं और वो नफसियाती जो दबाव डालना चाहते हैं वो या कारगर साबित हो जाता है या नाकाम हो जाते हैं। तो उसके बाद वो यू टर्न लेके मामले को ठंडा कर लेते हैं। अब इस वक्त इमरान खान साहब एक मखमसी का शिकार हैं। एक तरफ वो जो पहले इलेक्शन कराना चाहते थे वो तो नहीं हो सकता। असल में तो वो सियासत की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका असल मकसद ये है कि मौजूदा हुकूमत अपनी मर्जी का आर्मी चीफ मुकर्रर ना कर लें। इससे पहले वो जिस तरह उनके वीडियो में एक ऑडियो लीक में आया था कि हर हरबा इस्तेमाल करना है और सही या गलत का कोई फिक्र नहीं करना है, तो इमरान खान साहब अपने मकसद के हसूल के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। तो अब भी वो ये हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि बेशक सिस्टम डिरेल हो या हुकूमत पे मार्शल लॉ का प्रेशर आ जाए या हालात इतने ख़राब हो जाएं कि हुकूमत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए या फ़ौज को मुदाखलत करनी पड़ जाए, तो उसके लिए वो टेम्पो बनाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो इस हकीकत को भी मद्देनज़र रखते हैं कि
अमूमन उनके जलसों में तो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ लोग देखने आते हैं, कुछ वहाँ पे जो माहौल होता है, जो म्यूज़िक होता है, उसको एंजॉय करने आता है। लेकिन डंडा खाने वाले और गोली का सामना करने वाले या जेल जाने वाले लोग उनके पास ना होने के बराबर है, बल्कि उनकी जो सेकंड रैंक है या सेकंड रैंक के जो लोग हैं वो भी इमरान खान साहब के हमनवा नहीं है दिल से। तो इसलिए अमूमन हमने देखा है कि मार्चों का, लॉकडाउन का उनका तजुर्बा नाकाम रहा है। चलें, लेट्स सी कि मार्च का इस दफ़ा तजुर्बा उनका कामयाब रहता है या नाकाम रहता है। ये तो बताइए सहाफ़ी साहब, ये परवेज़ इलाही साहब को क्या हुआ है आजकल? कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे हैं, मतलब टकराव की सियासत ऐसा लग रहा है, वो भरपूर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या उनकी सोच बदल गई है या उनको मजबूर किया जा रहा है, या बस अब वो ऐसा ही है, अब वो ऐसे ही हो गए हैं? देखिए, चौधरी परवेज इलाही के बारे में आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। एक प्रेडिक्शन उनके बारे में की जाती है और वो ये कि उनकी सियासत वो इस्टेब्लिशमेंट की मरहूनी मिन्नत रहती है हमेशा। ये चौधरी खानदान की तारीख रही है कि वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से टसक नहीं लेते। अब एक सरप्राइज उन्होंने दिया, मसलन एक रात पहले मिठाई खाई जरदारी के साथ और शहबाज शरीफ के साथ, और अगले दिन उन्होंने मुकम्मल यू टर्न ले लिया और एक सरप्राइज दे दिया। तो ये भी इम्कान है कि चौधरी परवेज इलाही इसी तरह सरप्राइज अब इमरान खान को दे दें, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर तो वो इस वक्त मुकम्मल इमरान खान के हमनवा नज़र आते हैं। चलें, ज़ाहिरी तौर पर इमरान खान साहब के हमनवा हैं, लेट्स सी उन्हें कब सरप्राइज़ देते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका साफ़ी साहब। लेकिन वो भी लम्हा बड़ा तारीख़ी है, जब ये मिठाई खा बैठे थे, सब कुछ तय हो गया था, उन्हें किसी ने तो बाय द वे यकीन दहानी कराई थी ना, जिसकी वजह से उन्होंने अपना फ़ैसला बदला। क्योंकि आपको पता ही है PMLQ हमेशा से ही इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती आई है। सो वो भी मामला कभी वैसे मंजर आम पर आना चाहिए कि उन्हें किसने यकीन दहानी कराई थी। और बाय द वे अगर उन्हें वज़ीर आला बनने की यकीन दहानी कराई गई थी, तो हकीकत हाल ये भी है कि वो आज पंजाब के वज़ीर आला हैं। That is very true and that is the reality at the moment. साथ ही एक दफ़ा इफ़ यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस, तो हम आपको बता दें कि मुल्क में वैसे तो सर्द मौसम जो है उसका आगाज़ होना स्टार्ट हो गया। वी आर ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ अक्टूबर हेयर, लेकिन सियासी एतबार से माहौल बहुत गर्म है। ख़ास तौर पर अक्टूबर में आने वाले दिन जो हैं वो सियासी लिहाज से हंगामा खेज साबित हो सकते हैं। इमरान खान पूरी कुव्वत से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत भी इमरान खान की पुष्ट पर मौजूद है। मतलब इट्स ऑलमोस्ट एज इफ उनका काम ही है कि उनके फुट सोल्जर्स हैं। अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं। ब्यूरो चीफ जी यूनुस लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, पंजाब में तमाम मसाइल हल हो गए, जनूबी पंजाब में सैलाब का मसला भी मुझे लगता है कि आई एम श्योर हल हो ही गया होगा, लोग रीसेटल हो गए होंगे, बाकी जो इशूज़ हैं सब सॉल्व हैं, क्योंकि अब तमाम तर तवानाइयाँ ऐसा लग रहा है कि पंजाब हुकूमत और परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च पर ही मरकूज़ हैं शायद। देखिए, आपने जो बात की है इसकी मसाइल की, मसाइल तो कभी भी मुकम्मल नहीं होते, ना पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन जो आपने लॉन्ग मार्च की बात की कि तमाम जो हुकूमत है पंजाब की वो लॉन्ग मार्च की तरफ है, अब्दुल्ला और हुमा इसको थोड़ी समझने की बात है जी प्लीज। कि वफाक ये चाहती है कि वफाक ये समझ कहती है कि जो लॉन्ग मार्च होगा वो पंजाब हुकूमत उसको सपोर्ट कर रही है। वो चाहते ये हैं कि जिस तरह हमजा शहबाज ने 25 मई को सारी की सारी जो है वो सड़कें ब्लॉक की थी, पुलिस की ड्यूटी थी, 144 लगा दी गई थी, और जिस तरह रोका था वो समझते हैं कि अब भी इसी तरह रोका जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और मैं उसकी मिसाल इसलिए देता चलूँ कि जब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में इमरान खान निकले थे तो उस वक्त किसी हुकूमत ने उनको नहीं रोका था, और उस वक्त पुलिस जो थी साथ चल रही थी, वो सिक्योरिटी के लिए थी, सैकड़ों लोग थे पुलिस के, और ये कह लें कि प्रोटोकॉल दे रहे थे, उनके साथ चले। और जब इसी बुज़दार हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान निकले थे, तो इसी बुज़दार हुकूमत में लाहौर से निकले तो पुलिस ने बाकायदा रास्ते ब्लॉक किए, उनकी काफ़िले को निकाला, उनका रास्ता साफ़ किया, उनको आगे लेके गए। तो ये एक कह लें कि हुकूमत उसमें शामिल नहीं थी, पुलिस अपना काम कर रही थी। अगर इसी तरह इस हुकूमत में अगर ये लॉन्ग मार्च पंजाब से निकलती है और पुरअमन चलती है और पुलिस उसके साथ चल रही हो एज ए सिक्योरिटी, तो वो उसी तरह का अमल होगा जिस तरह शहबाज दौर में इमरान खान के लिए किया गया था,
बुज़दार दौर में फजलुर रहमान के लिए किया गया था। तो इस तरह होगा, लेकिन ये समझा ये जा रहा है जिस तरह उन्होंने हाशिम डोगर वज़ीर दाखिला पंजाब ने जो बयान दिया उसको इसलिए समझना चाहिए कि वो कह रहे हैं हुकूमत का इसके ताल्लुक़ नहीं है। अगर लॉन्ग मार्च पुरअमन चल रही होगी और पुलिस उसकी सिक्योरिटी दे रही होगी तो इमरान खान और फजलुर रहमान की तरह होगी। दूसरी आपको एक बात बताते चलें कि जो हमारे ज़राए भी कह रहे हैं कि इनकी एक स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की। इस वक्त पंजाब में उनकी हुकूमत है, KPK में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है और कश्मीर में उनकी हुकूमत है। तो पहले उनकी एक सोच ये भी आ रही है कि चारों तरफ से जो उनके लॉन्ग मार्च चले वो उन्हीं सूबों में उन्हीं जगह पे आके उस एरिया में रुक जाए जहाँ से इस्लामाबाद की टेरिटरी शुरू होती है। तो पूरे इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दिया जाए, चारों तरफ से कोई ना एंटर हो सकेगा ना निकल सकेगा। एक तो उनकी स्ट्रेटजी ये भी है और दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि वो फिर इस्लामाबाद में दाखिल हों और जो उनका पड़ाव है। अच्छा रईस साहब, हमारी सियासी हकीकत एक ये भी है कि लोग इकट्ठे करने हों, लोगों को जमा करना हो, गाड़ियों का इंतज़ाम हो, मजमे जमा करने हों, उसमें सियासी वसाइल शाज़ो नादिर ही है कि इस्तेमाल ना हो। मतलब और परवेज़ इलाही साहब तो हम रिकॉर्ड कह चुके हैं कि वो तो हर वो काम करेंगे जो इमरान खान साहब का हुक्म होगा और पूरी सपोर्ट के साथ इस लॉन्ग मार्च में उनका साथ देंगे। अच्छा अयाज अकबर यूसुफ तो हमारे कैसे साथ होगा कि हैं। सरकारी वसाइल इस्तेमाल बिल्कुल। और रईस साहब अब्दुल्ला साहब एक जवाब दे दूँ इसमें आपको। जी प्लीज़। जो आपने बात की इमरान खान जो लास्ट लाहौर में आए थे वो उसमें अपने जो उनके कारकुन हैं, जो ज़िले जो अहदेदार हैं, जो MNAs हैं और जो कुछ MNAs रहे हैं या उनके टिकट होल्डर हैं, उनको जिम्मेदारी दी है कितने कितने लोगों ने आना है, कितनी बसेस करनी है, कितने कितने लोग करने हैं। तो अगर परवेज़ इलाही ने साथ देना, परवेज़ इलाही में क्या है उनके पास परवेज़ इलाही काफ लीग का एक छोटा सा अलग ग्रुप है, उनके पास कितने लोग होंगे, कितनी सपोर्ट करेंगे। हाँ वो ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो हुकूमती वसाइल हैं उसमें जो कन्वेंस हैं, चीज़ें हैं जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो इस्तेमाल होंगी तो सबके सामने आएंगी और उसकी खबरें भी आएंगी सामने। जी जी। अच्छा अयाज अकबर यूसुफ आपने भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। अब ये सारी बातें तो हो रही हैं, खान साहब एक थ्रेटनिंग मोड में तो हैं कि जी ये मार्च होगा, लेकिन कब होगा कुछ पता नहीं चल रहा। इस्लामाबाद में तैयारियां क्या आप देख रहे हैं कि किसी वक्त भी कभी भी वो बता सकते हैं कि जी इस वीकेंड या उस दिन होगा मार्च? तो कोई कंटेनर्स, कोई तैयारी लोगों को रोकने के लिए आपको नजर आ रहा है? कोई गेट शेड भी सुना था? मतलब इस किस्म की बातें हमारी तो नजर से गुजरी, आप बताएं। जी बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, तैयारी तो मुकम्मल है इस्लामाबाद इंतजामिया की, वफाकी हुकूमत की। कंटेनर तकरीबन एक हफ्ता 1.5 हफ्ते पहले से इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। जितनी भी दाखिली रस्ते हैं वहां कंटेनर लगा के बंद कर पहुंचा दिए गए, अभी बंद नहीं किए। जैसे ही कोई कॉल आएगी कंटेनर वहां पर रख के बंद कर दिए जाएंगे। और रेड जोन के लिए बाकायदा तौर पर सीमेंट के बहुत बड़े ब्लॉक्स मंगवाए गए हैं जो कि किसी क्रेन से या किसी भी आम चीज़ से वो हिल नहीं सकते। तो वो तो पूरी मुकम्मल तैयारी है वफाकी हुकूमत की। और इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील करने के हवाले से तमाम तर हिकमत अमली मुकम्मल है। सिंध पुलिस की मदद ली गई है, FC की बहुत बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस की अपनी नफरी जो है, जो इधर उधर ड्यूटियाँ कर रहे थे, उनको भी इस्लामाबाद लैंड हेडक्वार्टर बुलाकर उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। और रीइंफोर्समेंट जो इनके पास उनके लिए खुराक और दीगर जो जितनी भी आंसू गैस के शेल्स ये वो तमाम तर तैयारी वफाकी हुकूमत की मुकम्मल है। और रोज़मर्रा के बुनियाद पर उनकी इस्लामाबाद जो लाइन हेडक्वार्टर है वहाँ उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। अब इशू ये है कि अब अभी तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इस चीज़ का ऐलान क्यों नहीं कर रहे। हमारे पास इसके अलावा एक खबर ये भी है कि पंजाब हुकूमत को लेकर के अभी तक इमरान खान साहब इतने ज़्यादा श्योर नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि 25 मई वाला जो एपिसोड था वो फेल इसलिए हुआ कि पंजाब से उनके पास रीइंफोर्समेंट नहीं आई। KP के लोग तो आए, कुछ थोड़े से आए और कुछ वहां से गायब हो गए। शफकत महमूद नहीं निकले थे तो और किसी से क्या तवक्को करनी थी उन्होंने? अब्दुल्ला, तो पंजाब के हवाले से देखें, जब भी पंजाब मूव करेगा, अगर आपको साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जो जजेस बहाली मूवमेंट याद हो तो पंजाब से ही मूवमेंट शुरू हुई। तो वही अभी गुजरांवाला पहुंच ही नहीं तो पहले ही तमाम जो मामलात हल हो गए। तो पंजाब एक अहम सूबा है और वहीं से तमाम चीज़ें जो है वहीं से आप अगर देखें तो वहीं से होना है जो भी होना है, या प्रेशर वहीं से आप दिखा सकते हैं। तो 25 मई वाला जो एपिसोड इसलिए फेल हुआ कि पंजाब की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हुई। अभी भी खान साहब जो हैं, हमारे पास खबर ये है कि श्योर नहीं है। हाशिम डोगर साहब ने जो बयान दिया, हमारे पास ये इतलात भी है कि पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली, इंतजामी तब्दीली के हवाले से इमरान खान साहब करीबी अपने रफ़का से मशावरत कर रहे हैं और वज़ीर दाखिला पंजाब को तब्दील करने के हवाले से भी जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी पहले ही, जैसे आपको मालूम है, अपना काम करने से माजत कर चुके हैं।
अगर आपको देखें तो इमरान खान साहब जहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज तब्दीली चाहते हैं, जहां पर DCOs हैं, DPOs हैं, वो भी जो PTI के लोग हैं जो हमसे बात करते हैं कि उनकी मर्जी के नहीं लग रहे, तो खान साहब को ये डर है कि पंजाब की जो मशीनरी है वो उनके हुक्म पर नहीं चल रही। परवेज इलाही उनके नामजद वज़ीर आला तो जरूर है, लेकिन कंट्रोल किसी और के पास है, ये चीजें कहीं और से कंट्रोल हो रही है। ये खान साहब का अपनी एक सोच है, या अगर अपना एक उनके पास एक डर खौफ, ये तो बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है रईस साहब से। अयाज, आपने बड़ा अहम मामला उठाया, तो रईस साहब आपसे ज़रा इंसाइट लेते हैं। कुछ ऐसा डर खौफ आपको लगता है कि खान साहब को है, या फिर हाशिम डोगर साहब को प्रॉबली तब्दील किया जा सकता है, या खान साहब की ख्वाहिश है, क्योंकि वो दिल पे तो ले लेते हैं बातें। आई वंडर कि उनके इस बयान को कि पंजाब हुकूमत की कोई सपोर्ट नहीं होगी अब तक, खान साहब ने आई एम श्योर दिल पे ले लिया होगा। वैसे देखिए, वो बिल्कुल जो याज ने बात की है, इसमें एक चल रही थी कि खान साहब से तो इशू नहीं चल रहा था हाशिम डोगर साहब का, वो चल रहा था परवेज़ इलाही के साथ। और वो जो कहा जा रहा है कि जिस तरह चौधरी वजाहत हैं, गुजरात में उनकी बहुत दखल अंदाज़ी है और मोहम्मद खान भट्टी की बहुत दखल अंदाज़ी है, उस पर हाशिम डोगर साहब वज़ीर दाखिला हैं, उनको ना पता होता है कि कौन ट्रांसफ़र हो गया, ना उनको पास समरी कोई आती है, तो उस पर उनकी नाराज़गी चल रही है और उस पर सोचा जा रहा था कि इसको वज़ीर दाखिला को तब्दील कर दिया जाए। दूसरी जहाँ तक इंतज़ामी बात रही है, जो 25 मई का वाक़या हुआ था उसमें इमरान खान कह चुके हैं कि IG पंजाब को तब्दील किया जाए, और चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो पहले ही जा चुके हैं, उन्होंने एक बार छुट्टी ली है, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम अब फिर छुट्टी ले ली है, वो काम करने को तैयार ही नहीं है। तो इसलिए इंतज़ामी मामला भी यहाँ चल रहा है। तो ये जहाँ तक रही पंजाब हुकूमत की बात, कि पंजाब हुकूमत में आप देखेंगे कि जब ये अगर सड़क पर नाके ना लगाए जाएँ और जगह जगह गुजरांवाला, शेखोपुरा, मुरीद के इनको ना रोका जाए, तो देखें अगर अब बात करें तो पब्लिक आएगी और पब्लिक मूव होती है। चाहे से कह लें 30,000 लोगों, 50,000 बहुत लोग होते हैं, थोड़े लोग नहीं होते 50,000। तो जब पुलिस हर जगह नाके लगा के आंसू गैस फेंकेगी हर दूसरे शहर में, तो फिर वो लोग नहीं निकलते। और स्पेशली आप देखेंगे जो इमरान खान के जलसों में लोग आते हैं, वो इस मारपीट से वैसे ही डर जाते हैं, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। तो वो अगर इसको सिर्फ इतनी सपोर्ट हो कि हुकूमत 144 ना लगाए और लॉन्ग मार्च जाए और सिक्योरिटी दी जाए उनको, जो लीडर वहाँ मूव हो रहे हैं उनको सिक्योरिटी दें, तो लोग जाएंगे और इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा कि पुलिस वहाँ किसी को रोके। हाँ, जाहिर है पंजाब में उनकी हुकूमत है, कोई आंसू गैस और कोई लाठीचार्ज, वो सब कुछ नहीं होगा। अयाज ये चाहता है कि किस तरह उनको यहाँ पर रोका जाए। जी जी जी, मामला अभी गुम की सूरत हाल है। अच्छा रईस साहब, हमने आपसे क्विकली उस पर भी पूछना है, आपके पास आएंगे कि वजीर दाखिला को पंजाब पुलिस सिक्योरिटी, आवाज़ आ रही है इन्हें जी, पंजाब पुलिस वजीर दाखिला को सिक्योरिटी नहीं देती, आपको पता ही है। फिर वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए थे। फवाद चौधरी कहते हैं कि राना सनाउल्लाह को तो हम गिरफ्तार करके ही दम लेंगे, और CCPO भी कहने के बावजूद अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। तो सर ये डेडलॉक्स भी चलते रहेंगे इस तरह छोटे मोटे, या क्या छोटे मोटे नहीं कहें इन्हें? अच्छा अयाज, आप बताइएगा कि पंजाब में तो आपने बताया कि खान साहब ज़रा के जिसे कहते हैं ना गुमगू की कैफियत में है मुब्तला कि क्या होता है क्या नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा से भी मुबैना तौर पर इत्तलात थी कि कारकुनों या लोकल लीडरशिप या MNAs MPAs को ये भी कहा गया है कि भाई अगर तरक्याती फंड्स या इस तरह का सिलसिला चाहते हैं तो फिर इतने इतने बंदे लेके आने पड़ेंगे। तो इन खबरों में कोई सदाकत है? खैबर पख्तूनख्वा से जिस तरह की सपोर्ट होती है खान साहब को, उसी तरह की मिलेगी इस मरतबा भी? आपसे सपोर्ट की तो जब ये लॉन्ग मार्च चलेगा, जो पंजाब हुकूमत की सपोर्ट होगी वो मिलेगी। चाहे उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिले, चाहे उनको चीज़ें चाहिए होंगी, कन्वेंस चाहिए होगी, गाड़ियाँ चाहिए होंगी, वो पंजाब हुकूमत इंडायरेक्ट ज़रूर करेगी। और जब वो सामने आएगी और वो आप देखेंगे उसकी खबरें भी आपके सामने आती हैं, चीज़ें भी आपके सामने आती हैं। तो जब लॉन्ग मार्च ऐलान किया जाएगा और उस लॉन्ग मार्च के जो दौरान ये कह लें कि उसके बाद पंजाब हुकूमत जो है बिल्कुल पूरी तरह सपोर्ट करेगी। ये जो बात की है हाशिम डोगर ने कि पंजाब हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी, ये मेरे नज़दीक ये रॉन्ग है। और पुलिस बिल्कुल नहीं रोकेगी लॉन्ग मार्च को। लोग पुरअमन, अगर पुरअमन चलते रहे लोग, तो पुलिस उसको सिक्योरिटी देगी लेकिन उनको रोकेगी नहीं। और जहाँ तक हुकूमत के वसाइल हैं वो आपके सामने नजर आएंगे, वो आ जाएंगे अगर इस्तेमाल होंगे तो। अयाज, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, अयाज से हमारा राब्ता ज़रा मुनक़ता हुआ है, लेकिन मैं एक और बात कहना चाह रहा था। जी क्विकली, जी जी प्लीज़।
जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब इस्लामाबाद में हमारी इन्होंने इनका पड़ाव डालने का इरादा है, या जिस तरह वो इस्लामाबाद के गिर्द इसको करेंगे, तो हमने ये भी इस बार सुना था, इस्लामाबाद में भी खबर आई थी कि उसको फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। तो देखें, मामला ये है कि फ़ौज एक बेहतरीन इदारा है, एक बहुत डिसिप्लिन इदारा है। याद रखिएगा, वो जहाँ वो लोग खड़े होते हैं, अगर कोई जुलूस बहुत बड़ा भी आ रहा हो तो उनके फ़ौज के 30 सोल्जर हों, अगर ऑफिसर खड़े हों, तो पब्लिक एहतरामन आगे बढ़ती नहीं है। ये हमने हमेशा देखा है। चलें, होपफुली इस दफ़ा भी ऐसा ही हो रहा है। सब सॉरी, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम फिर आपसे किसी दिन इंशाल्लाह इसी तो चलते रहेगा, डिस्कशन जारी रखेंगे। जी, अयाज यूसुफ ज़ही ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। अयाज, अगर आप सुन सकते हैं तो सवाल आपसे केपी के हवाले से था कि केपी में भी पूरी तैयारी है कि उनको भी अभी ऑर्डर्स मिल जाएंगे मार्च के लिए, बिकॉज हमने पहले भी देखा है कि ये जब सेटिस्फाई नहीं होते परफॉर्मेंस से पीटीआई भी अपने लीडरों के, अपने मुशीरों के, तो उनके पे डेवलपमेंट फंड्स भी रोक लिए जाते हैं कि जब तक ये पूरा मरहला जिस तरह हमने इंस्ट्रक्ट किया है वो उस तरह ना हो। तो एक्सपेक्टेशन है कि केपी से भी बहुत से लोग तैयार होंगे। कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स की मुबैना तौर पर ऑफर्स थी, इत्तलात थी कि भाई ये करोगे तो ये होगा, इतने इतने बंदे लाओगे तो फिर आगे अपने अपने इलाकों में कोई काम करा सकोगे। देखिए अब्दुल्ला हुमा, अगर आप देख लें तो इस वक्त जो खान साहब पर पहले केपी के वहाँ उन्होंने हलफ लिया बाकायदा, इससे पहले ये नौबत नहीं। इतनी ज़बरदस्त आपने बात शुरू की थी, लेकिन कोई कनेक्शन में इशू है तो हम विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। लेकिन हलफ वाली बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और शायद इसीलिए लिया होगा करें ना, तो हमारे राब्ते वाले मसले जो है ना, हाँ, तो जो हलफ उठाया था ना वो केपी में, वो बिल्कुल अयाज मेरा ख्याल है उसी तरफ जा रहे थे कि पहले। अच्छा, आतर काज़मी हमारा वेट कर रहे हैं। मीनवाइल अगर हमारा अयाज से राब्ता हो गया तो जरा बुरी बात होगी, उनसे एक सवाल हम कंप्लीट करेंगे। काज़मी साहब, सवाल भी ऑडियो लीक्स। सो काज़मी साहब, शुक्रिया, आपने इंतजार किया। काज़मी साहब, आपने पता ही 1-2 हफ्ते से ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मतलब ट्रेजेडी ये है कि ऑडियो लीक्स कंटेंट पर बात होती है, लेकिन किस तरह हाईएस्ट ऑफिस, एग्जीक्यूटिव ऑफिस कॉम्प्रोमाइज्ड है, मुतअद्दिद वज़ीर आज़म की ऑडियोज़ आ रही हैं, ये इस पे बात जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती। इमरान खान के लिए तो सर्टनली डैमेजिंग था और यही तासुर भी कायम हो रहा है, लेकिन आप बताइए, लोग ये कहते हैं कि भाई उनके मानने वाले, मैं तो मानने वाले अब कहूँगा, उनके मानने वाले इस लेवल पे कि दुनिया में कुछ भी आ जाए अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की सियासत में ना बहुत सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखे ना, मरियम बीबी की अदालत में साबित हुई कि ये तो जायदाद उनकी है ही नहीं है, उसी फ्लैट्स में बैठ के वो फिर उधर बैठ के अभी सियासत कर रही हैं। मियाँ साहब भी वहां पे हैं, तो उनके सपोर्टर्स को कोई फर्क पड़ा? वो कहते हैं खाते हैं तो लगाते भी हैं। तो पाकिस्तान की सियासत में बड़ी कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें हैं। राइट, अच्छा, साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत दिनों बाद, अगर आप देखें कि कल खुलकर बात की और ख़ुद पर गुजरे अहवाल जो हैं वो भी उन्होंने सुनाए। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि नवाज शरीफ को भी उन्हीं ताकतवर हलकों से शिकायत है जिनसे खान साहब को है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो ऐसे ही एक जो है इत्तफाक़ राय पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भी एक साथ आ गए थे और मिसाक़ जमहूरियत कर लिया था, आपको याद ही होगा। तो क्या अब भी लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पे खान साहब और नवाज शरीफ भी किसी एक पॉइंट पे एग्री कर सकते हैं? देखिए, इन प्रिंसिपल तो ये बड़ी अच्छी बात है। सारे सियासतदानों ने इस चीज़ को अब डिसाइड करना है कि वो सियासत का कितना किरदार देखना चाहते हैं आने वाले दिनों में, या दीगर हलकों का कितना किरदार देखना चाहते हैं, या सियासत के अंदर दीगर हलकों का कितना किरदार देखना चाहते हैं। तो ये सियासतदान फैसला करेंगे कि जिस तरीके से माजी में भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, इस किस्म का कोई मिनिमम एजेंडा हो जहाँ पे सारी जमातें इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं कि जनाब सियासत हमने करनी है। ठीक है, एक दूसरे से गिले शिकवे भी होंगे, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद 3 सालों से जिनके साथ नवाज शरीफ साहब का मसला था, जिनके ऊपर वो इल्ज़ामात लगाते रहे, अब जिस तरीके से उनकी हुकूमत आई है, जिस तरह इसाक डार साहब की वापसी हुई है, तो कोई पाकिस्तान में जो भी ज़रा सा भी थोड़ा सा भी सियासी शऊर रखता है, अकल फहम रखता है, उसको पता है कि इस वक्त बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कौन चला रहा है, किस तरह से कौन गवर्नर सिंध किस तरह आ गए, या कोई और बंदा किस तरह आ गया। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। आप कह रहे हैं कि अवाम बड़े समझदार हैं, अवाम तो समझदार हैं। आतर काज़मी हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, हमें ब्रेक लेनी है और बहुत सारी बातें हैं। आज दुनिया भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 34%
30% से भी ज़ायद लोग एंग्जाइटी या किसी न किसी जहनी तनाव या बीमारी का शिकार हैं। और आज दुनिया डाउन सिंड्रोम मंथ भी जो है वो ऑब्जर्व कर रही है, जिस पे आज हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अच्छा जी, आपको बताएं कि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है, अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर 1000 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी हज़ारों बच्चे इससे मुतासर हैं। और आज से कुछ साल पहले बाय द वे ये भी आपको बता दें, ऐसी कंडीशन वाले बच्चों को जाने क्या क्या कह दिया जाता था और माशरे में आगे बढ़ने से रोका जाता था। और कुछ जगहों पर बदकिस्मती से अब भी ये हो रहा है, लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि अब माशरे में ज़रा मेरा ख्याल शऊर भी आ गया है, कुछ रीडअप भी कर लिया है, कुछ नॉलेज आ गई है और अब थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है, आगाही भी बढ़ रही है। और सर्टनली ये बात भी अब वाज़ेह हो गई है कि अगर इन बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए तो कुछ मखसूस माहौल पैदा किए जाएँ तो ये बच्चे दीगर बच्चों की तरह एक फ़ाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मतलब सारी उम्र इन्हें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। दे आर जॉब्स दैट दे कैन डू, दे कैन लिव देयर लाइफ। और यही आगाही फैलाने के लिए अक्टूबर का महीना डाउन सिंड्रोम से मुताल्लिक़ इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने के लिए मनाया जाता है। और इस साल का थीम है इंक्लूजन मीन्स, यानी वो ज़राए जिनसे इन बच्चों को माशरे का हिस्सा बनाया जा सकता है, वो तमाम चीज़ें जिनसे इनको इंक्लूसिविटी दी जा सकती है। अच्छा, हम इस पे बात करना चाहते हैं क्योंकि हमारा भी यही काम है कि जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकें और मिसकंसेप्शंस ख़ास तौर पे हैं उनको दूर कर सकें। हमें मदद कर रही हैं समर नकवी, जो कि कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम की CEO हैं। समर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस दिस मॉर्निंग। समर, सबसे पहले तो आसान अल्फाज में बता दें और एक्सप्लेन कर दें कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है, ब्रीफली। Thank you for having us today. So Down syndrome एक genetic condition है जिसका ये मतलब है कि हर इंसान के जिस्म में कई सारे सेल्स होते हैं और हर सेल की कॉम्पोजिशन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। जब 21वें पेयर में एक फुल या पार्शियल एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए तो उसे डाउन सिंड्रोम के नाम से पहचाना जाता है। ये सिर्फ इसकी पहचान है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को भी डाउन सिंड्रोम होता है उनमें सर्टेन डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिलेज होती हैं जो कि आसानी से ओवरकम की जा सकती हैं। उनके भी आउटकम्स बेहतरीन हो सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन के जरिए। So Down syndrome in a nutshell is a genetic condition. आपने जिस तरीके से बताया 1 in 1000 individuals will be born with Down syndrome. It could happen to anybody across the world. जी बिल्कुल। अच्छा समर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने कहा कि डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, लोग ये समझ लेते हैं कि डेवलपमेंटल इनएबिलिटी है। सो इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें कि कोई चीज़ ये बच्चे दे हो सकता है उस एक चीज़ जो एक बच्चा 2 साल की उम्र में सीख रहा है वो ये 6 साल की उम्र में सीखें, लेकिन सीख जाते हैं और अल्टीमेटली अपने आप को सर्वाइव और सपोर्ट कर सकते हैं इन लाइफ। एब्सोल्युटली। और ये आपने जो बात की ना कि इनिशियली मिसअंडरस्टूड है और मिसअंडरस्टैंडिंग की भी वजह ये है कि इस कंडीशन को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। और ये क्यों कहते हैं, अक्सर जब हम लोगों से पूछते हैं कि ये डाउन क्यों कहलाता है और डाउन से क्या मुराद है और लोगों को क्या समझ में आता है, तो जवाब में हमें कई सारी चीज़ें इसी तरीके की मिलती हैं कि जिस तरीके से कमतर हैं, किसी तरीके से लो हैं। बट एक्चुअली इस कंडीशन का नाम उन डॉक्टर के नाम पे है जिनने ये इस कंडीशन को डायग्नोज किया था। डॉक्टर जॉन लैंगडन डाउन उन शख्स का नाम था जिन्हें डाउन सिंड्रोम को आइडेंटिफाई किया था, विच इज़ वाई इट्स कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। इसका ये मतलब नहीं है कतई तौर पे कि ये किसी किस्म से कम है, बल्कि इनफैक्ट अगर इन बच्चों की सही से इनिशियल डेज के अंदर पहले 1000 दिन जो कि बहुत कीमती होते हैं उसके अंदर अर्ली इंटरवेंशन की जाए, जिसका मतलब है ऑक्यूपेशनल, फिजिकल, स्पीच थेरेपी, तो इनके भी आउटकम्स काफ़ी बेहतर और इनफैक्ट उनकी आपने जिस तरीके से बोला टिपिकल माशरे के अंदर, मेन स्ट्रीम माशरे के अंदर शमूलियत आसानी से हो सकती है। 1000 दिन वाली बड़ी अहम बात है क्योंकि लोग छोड़ देते हैं ना शुरू में, तो 100 दिन 1000 दिन तो इसी को लोग पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने में लग जाते हैं कि हमारे साथ ये हो गया है।
एब्सोल्युटली, पेरेंट्स देमसेल्व्स आल्सो, इर्द-गिर्द के माशरे की तो हम बाद में बात करें, पेरेंट्स को खुद भी एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। समर, कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के हवाले से बताइएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ज़्यादा आगाही फैलाने का ही काम करती है या फिर री इंटीग्रेट करने का उन लोगों को जो कि एट पार विद द सोसाइटी आ गए हैं उनको भी इंटीग्रेशन मिलती है इससे? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, बिकॉज इसके अंदर आपने पेरेंट्स की बात की। सो अमूमन ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई फैमिली आती है जिनके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तो कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम आते हैं तो अक्सर कई सारी फीलिंग्स के साथ होते हैं। डिनायल एक बहुत बड़ी फीलिंग है, कई सारे लोग डिप्रेस्ड होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। हम उनको ये तसल्ली देते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे हर वक्त और हम एक कश्ती की सूरत में आपके साथ हैं, जिसका ये मतलब है कि आगे के वाटर्स जो है वो कभी कभी रफ होंगे, कभी कभी काम होंगे, लेकिन हम सब एक डेस्टिनेशन, एक जर्नी के अंदर है जिसमें डेस्टिनेशन वही है जिसमें आपके बच्चे की भी इंशाल्लाह खूबसूरत जिंदगी होगी और हम आपके साथ हैं। कश्ती का एक एक अल्फाज जो है, एक एक अल्फाबेट, वो हमारे 6 एरियाज ऑफ सर्विस को डिफाइन करता है। सो कश्ती का केस फॉर खानदानी सहारा, फैमिली सपोर्ट, जो कि कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम का एसेंस है, जिसमें पेरेंट्स को एडवोकेट्स बनाना है, पेरेंट्स को वो सहूलियात देनी है कि वो सबसे पहले सामने अपने बच्चों के लिए एडवोकेट करें, दुनिया के अंदर इंक्लूजन फैलाएं। और फिर के के बाद आता है ए, आगाही के लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हमारे, एस, सेहत के लिए हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स, एच, हुनर के लिए हमारे स्किल्स के प्रोग्राम्स, और टी, तालीम के लिए हमारे ऑल आवर एजुकेशन के प्रोग्राम्स, और आई, इब्तिदाई बुनियाद के लिए, which is the first 1000 days early intervention, occupational, physical and speech therapy for children. So in a nutshell, हम ये सारी सहूलियात देते हैं any family that has a child with Down syndrome, and end-to-end holistic service provider, so that they become empowered and they become the biggest advocates for their children. बहुत शुक्रिया आपका समर, और बहुत अच्छा आपका इदारा काम कर रहा है। इसलिए हम बता दें कि अगर किसी की फैमिली में कोई डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा मौजूद है तो कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम से आप रब्ता कर सकते हैं, और इस तरह रिस्पेक्टिवली मुख्तलिफ शहरों में इस तरह के मुतअद्दिद इदारे मौजूद हैं जो आपको सपोर्ट फराहम करेंगे, सहूलत भी देंगे और आपकी मदद करेंगे ऐसे बच्चों की परवरिश करने में और उनको माशरे का फाज़ बनाने में। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात यही है। ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में सैलाब सदकान की मदद के लिए दुनिया को आगे आना होगा और इस अलमिये में पाकिस्तान को बड़ा साथ चाहिए दुनिया का, और दुनिया भर को कदम उठाना होगा। इसी सिलसिले में आपको पता है हुकूमत भी, पर्टिकुलरली वज़ारत ख़ारिजा हमारी और फ़ॉरेन मिनिस्टर हिमसेल्फ, वो भी दुनिया भर से मुलाकातें कर रहे हैं लीडरान से और इनके सामने पाकिस्तान का केस पेश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया कि ये आलमी ताकतों की खैरात नहीं है बल्कि फ़र्ज़ है। मुश्किलात में फंसे लाखों इंसानों की मदद ज़रूर इस वक्त करनी चाहिए। कई इलाकों में अब भी पानी मौजूद है। राजनपुर में मुतासरीन बड़ी तादाद में डेंगू, मलेरिया और जल्दी अमराज का शिकार हो रहे हैं। जैकबाबाद में कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। बहुत बुरा हाल है। मुसाफिरीन जो हैं वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। जाफराबाद और सोबतपुर के सैकड़ों देहात की भी यही सूरत हाल है। हज़ारों सैलाब मुतासरीन सड़कों और नहरों किनारे पनाह लिए हुए हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं और दुनिया ये मान भी रही है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा समझती है कि दुनिया अपना फ़र्ज जो है वो अदा नहीं कर रही। सेक्रेटरी जनरल का उनका ये कहना है कि एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि 80% कार्बन अखराज करने वाले सनती ममालिक से पाकिस्तान की मदद का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती नाइंसाफ़ी के संगीन बहरान का शिकार है। पाकिस्तान की मदद करना मगरबी ममालिक की अखलाकी जिम्मेदारी है। इस पर कोई तरस खा के हमारी मदद ना करें। दिस इज व्हाट यू हैव डन एंड वी आर फेसिंग। बट यही तो बात है, आप सजेस्ट करो या थ्रेटन करो व्हाटएवर, लेकिन उस तरह वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नोइंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द वेस्ट शोल्डर्स, उस तरह मदद नहीं आ रही। जब उनको नजर आ रहा है कि हुआ क्या है एक्चुअली। रुख करेंगे वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मुकेश रुपैता हमें अपडेट करेंगे। जी, इस वक्त मैं जैकबाबाद की यूनियन काउंसिल दस्ती के लंगा मौला में मौजूद हूँ। वैसे तो पूरे ज़िले में जितनी भी यूनियन काउंसिल हैं, अक्सर यूनियन काउंसिलों में अभी भी 2 माह गुजरने के बावजूद
पानी 5 से 6 फुट खड़ा हुआ है और लाखों की तादाद में लोग जो हैं सड़कों पे मौजूद हैं, अपनी ज़िंदगी ताहाल बाल करने के लिए परेशान हैं, बेरोज़गार बैठे हुए हैं सड़कों पे। और अब ये सूरत हाल है, इस पानी की वजह से जो है बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं, बच्चों में, ख़वातीन में, बड़ों में बड़ी तादाद में बीमारी जो है, बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं वो मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें डायरिया, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां इन बच्चों में जो है और इन बारिश मुतासरीन में दिन ब दिन फैलती जा रही हैं। और ऊपर से सर्दी की मौसम भी आ रही है, उससे भी ये लोग परेशान हैं कि जैसे सर्दी की मौसम आएगी तो वो कैसे गुजारेंगे। यहाँ पर बारिश मुतासरीन ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि पानी की निकासी के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाएँ, क्योंकि कुछ दिनों के बाद सर्दी की मौसम आएगी तो उनकी मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा, उससे पहले यहाँ से पानी निकाला जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। और हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात तो सुनते हैं, लेकिन जो आंखों देखा हाल होता है ना, जो ख़ास तौर पे यही जब फिर रहे होते हैं और इनके पीछे जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लगता है कुछ नहीं बदला। मतलब लिटरली 2 महीने से यही हम रोना डाल रहे हैं कि लोग, वो तो खैमे भी, अब जो उनके कैंप्स हैं, जो टेंट्स लगाए हैं, वो भी फटना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि वो भी आपको पता है कि कितनी देर तक रह सकते हैं। सो इट्स अ ट्रैजिक सिचुएशन। और एक दफ़ा दोबारा ये रिपीट करेंगे कि अगर तो आपको लगता है कि आपने जितना भी चैरिटी करना था कर दिया है, दे दिया है, ये हर महीने की बात है, थोड़ा सा अपने बजट में निकाल के रखें, हर महीने आप चैरिटी में ज़रूर दें, क्योंकि इनके हालात जो हैं ये दे आर नॉट गेटिंग एनी बेटर। और ये वन टाइम हेल्प नहीं हो सकती, इट हैज़ टू कैरी ऑन, इट हैज़ टू कैरी फॉरवर्ड। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम और ये एक्सपेक्ट भी करें ना कि दुनिया, हमारी दुनिया तरफ कुछ और करे, मेरा ख्याल है, और हमारे कर्ज जो हैं उसमें भी आसानी पैदा की जाए, डिलेज हमारी पेमेंट में हो, और वो सारा कुछ भी हमें चाहिए। अच्छा जी, एक ज़रा चीज़ है जिस पे हमें आपकी राय चाहिए, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, इसे हमने लिख के रख लिया, सारा कुछ आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में, बाय द वे तो बता दें आपको, खेला जाने वाला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ का पहला T20 मैच इंग्लैंड ने ज़बरदस्त रन से जीत लिया है और 9 रन से जीता। ज़बरदस्त मैच था, 9 रन से जीता है। और मैच में दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब मैथ्यू वेड के बल्ले से लगकर गेंद हवा में बुलंद हुई। ऐसे में इंग्लिश फास्ट बॉलर मार्क वॉर्ड कैच पकड़ने के लिए आगे बढ़े, मगर मैथ्यू वेड वापस उनकी तरफ दौड़े और उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गए और गेंद सीधी जमीन पर गिर गई। अब ये वीडियो हो गई है वायरल और नई बहस छिड़ गई है। जहां वीडियो अगर आप देख लेना तो उसमें भी बड़ी चीजें आया हो जाती हैं कि एक्चुअली इधर क्या हो रहा है, लेकिन ये क्रिकेट, ये तो क्या हो रहा है, रेसलिंग क्यों बन गई है? नहीं, मेरी बात सुनिए, गली में हो रही है क्रिकेट, ये तो रोंदी डाल रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, मतलब तो ये फिर कुछ फाइन हुआ या फिर मतलब उनका हाथ क्या ना दानिस्ता नहीं देख भी रहे हैं साथ में, तो ऐसा तो नहीं है उन्हें कि रोक नहीं रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे मामले पर इंग्लिश टीम के जो कप्तान है ना, जोस बटलर, उनकी राय बहुत बड़ी दिलचस्पी, वो हम चाहते हैं आप जरा। अच्छा, अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया है इस पे, ये बड़ी अहम बात है। सो लेट्स सी कोई रद्द अमल आता है नहीं आता है। अब इस अमल ये को ना होना जस्ट बिकॉज़ टीमें ये थी तो इनको बस जाने दिया जाए। नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तो खिलाफ ये लग रहा है वैसे मामला, बज़ाहिर भी अगर आप देखें एज जस्ट स्पेक्टेटर, क्रिकेट लवर, क्रिकेट फैन। ये गॉड फॉरबिड ये किसी पाकिस्तानी बैट्समैन ने इस तरह करके रोका होता या कुछ इस सिचुएशन में फंसा होता तो सोच ही लेंगे क्या बातें हुई होती। Anyway, अच्छा That is it. अच्छा जी, दोबारा से आज हमने डाउन सिंड्रोम की भी बात की है, मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं। अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रखें और उनकी मदद करें। और आज मैच भी है, ओके, याद रखिए। बाय।